आपको पता है, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे फख्र इस बात का है कि मैं हिंदुस्तान में पली हूं, बड़ी हूं। इसकी आन बान और शान पर मुझे फख्र है, मुझे गर्व है। मुझे गर्व है कि हिंदुस्तान लगातार बुलंदी की सीढ़ियां चढ़ रहा है। हिंदुस्तान मेरा अभिमान है, हिंदुस्तान मेरी शान है, मेरी जान है। लेकिन इस देश में, इस धरती पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद ऐसा नहीं मानते हैं या उनको फख्र नहीं है। अगर ऐसा मानते तो हमारे मुल्क का विदेश में इस तरीके से अपमान करने वाले लोगों का साथ नहीं देता, उल्टी सीधी टीका टिप्पणी नहीं करते, अज्ञानी होते हुए भी ज्ञान नहीं बांटते फिरते। लेकिन ऐसा हो रहा है और इसीलिए आज मैं उनके खिलाफ यहां हुंकार भरने वाली हूं। इस देश में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, हर बार चलाते हैं, हर तरीके से चलाते हैं, देश को बदनाम करने के लिए सरकार को टारगेट बनाते हैं और हिंदुस्तान का नाम विदेश में बदनाम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज पॉप स्टार, हॉलीवुड स्टार अमांडा, पॉप स्टार रिहाना, पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग, मिया खलीफा जैसे लोग हिम्मत नहीं करते हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरीके से बोलने की। वो भी तब जब उनसे पूछो कि भाई बता देना ये पंजाब कहां है मैप पर, तो बता नहीं पाएंगे। हमारे देश पर उंगली उठाते हैं। ऐसा हो रहा है, हो इसलिए रहा है क्योंकि हमारे देश में ही कुछ लोग हैं जो उनके सुर में बात करते हैं, उन्हें मौका देते हैं, हिंदुस्तान पर सवाल उठाने का मौका देते हैं। और इसीलिए आज ये बहुत जरूरी हो जाता है उनको बेपर्दा करना। पिछले 70 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांगों के समर्थन में डटे हुए हैं। लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, आपको है, मुझे है, मेरे साथ जो अभी मेहमान जुड़ेंगे सबको है, किसानों को भी है। सरकार से उनकी बात चल भी रही है। लेकिन फिर 26 जनवरी को क्या हुआ? लाल किला कांड। किसान प्रदर्शन के नाम पर लाल किले को अपने कदमों से रौंद देते हैं, उस पर जाकर तिरंगे की जगह अपना कोई झंडा फहरा देते हैं, कलश लूट लेते हैं। मैं पूछती हूं, इसे आप किसान आंदोलन कहेंगे? कौन कहेगा? बताइए, आप बताइए। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसे किसान आंदोलन कितने लोग कहेंगे? इसके जवाब में पुलिस अपनी तरफ से अगर एहतियाती कदम उठाती है, सड़क पर कील गाड़ती है, बैरिकेडिंग करती है, तमाम तरीके के इंतजाम करती है, तो इससे लोगों के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? वो सवाल करने लगते हैं। सरकार और पुलिस पर तरह तरह के सवाल इसलिए उठाए जाते हैं या इसलिए उठाने लगते हैं क्योंकि उन्हें इसे अपने चश्मे से देखना है, अपने एंगल से, और फिर एक प्रोपेगेंडा फैलाना है। फैलाइए, लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, आपको अधिकार है अपनी बात रखने का, देश को बदनाम करने का अधिकार है ना आपको। लेकिन कब तक? सवाल यह है। मेरी आप सभी से यानी एबीपी न्यूज के दर्शकों से अपील है कि देश को बदनाम करने वाले लोगों को आपको पहचानना होगा, जिनकी वजह से दुनिया में भारत का मान कम हो रहा है। पहचानिए उनको। सरकार के विरोध में देश का नाम अगर खराब हो तो विरोध किस काम का? समझिए इस बात को। अब इस रिपोर्ट को देखिए और जितने भी खास मेहमान हैं उसके बाद उनसे आपका परिचय करवाऊंगी। दिल्ली को घेर कर बैठे किसानों का आंदोलन 2 महीने पार कर चुका है। बातचीत भी हुई, मसले को सुलझाने की कोशिश भी, फिर हिंसा भी हुई और अब किलेबंदी भी हो रही है। राजनीति तो बदस्तूर जारी है, लेकिन अचानक इस आंदोलन पर दुनिया की कुछ जानी मानी हस्तियों की नजर पड़ गई है। अचानक इस आंदोलन के समर्थन में ये तमाम हस्तियां कूद पड़ी है। इन्हें 2 महीने से किसानों की फिक्र नहीं थी, लेकिन चारों तरफ से अचानक शोर मचाया जा रहा है। दुनिया की सबसे अमीर सिंगर बन चुकी रिहाना ने आंदोलन में इंटरनेट सेवा रोके जाने की एक रिपोर्ट का लिंक शेयर करते हुए पूछा, आखिर हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? #FarmersProtest। किसान आंदोलन को लेकर राजनीति कर रही कांग्रेस को रिहाना के समर्थन में खड़े होने में वक्त नहीं लगा। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने रिहाना को जवाब देते हुए लिखा, क्योंकि लोकतंत्र को तानाशाही ने पछाड़ दिया है। इस ट्वीट के बाद राहुल गांधी ने भी हमला किया। दुनिया के 7 तानाशाहों के नाम गिनाए, जिनके नाम M से शुरू होते थे। हालांकि इस मसले पर राहुल गांधी से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये देश का अंदरूनी मसला है।
इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कोई ओपिनियन नहीं है मेरा। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। कांग्रेस को रिहाना के बहाने मोदी सरकार पर हमले का मौका मिला। हिंदुस्तान में रिहाना का ट्वीट ट्रेंड होने लगा। बाकी हस्तियों को कूदने का मौका मिला। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विरोध की आवाज बनी ग्रेटा थर्नबर्ग ने लिखा, हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता से खड़े हैं। पूर्व पॉर्न स्टार मिया खलीफा भी कूद पड़ी। उन्होंने लिखा, मानवाधिकार उल्लंघनों पर ये क्या चल रहा है। उन्होंने नई दिल्ली के आसपास के इलाकों में इंटरनेट काट दिया है। किसान आंदोलन से जो अनजान रहे वो भी ज्ञान बांटने लगे। तो विदेश मंत्रालय ने नसीहत दे डाली, #इंडिया टुगेदर और #इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा के साथ सरकार ने सख्त लहजे में कहा है, हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और सरकार और इससे जुड़े किसान संगठन की समस्या को सुलझाने की कोशिशों के संदर्भ में इस प्रदर्शन को देखा जाना चाहिए और ऐसे मुद्दों पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से पहले तथ्यों की जांच और मुद्दे को समझने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर सनसनीखेज हैशटैग और कमेंट्स के जरिए कोई बात फैलाना, खासकर किसी मशहूर हस्ती द्वारा, न सिर्फ गलत है बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी है। विदेश मंत्रालय के बयान को रीट्वीट करते हुए अभिनेता अक्षय कुमार ने भी कहा है, किसान हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। इस मसले को हल करने के लिए उठाए गए कदम साफ हैं। जो लोग फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं उन पर ध्यान देने की बजाय हमें इसके सौहार्दपूर्ण समाधान का समर्थन करना चाहिए। इसके बाद अजय देवगन, करण जौहर, एकता कपूर जैसी हस्तियां #इंडिया टुगेदर के साथ ट्वीट करने लगी। उधर रिहाना के समर्थन में स्वरा भास्कर, अभिनेता दलजीत दोसांझ ने भी ट्वीट किया। ट्विटर पर छिड़ी लड़ाई में कंगना रनौत सुबह से ही थी, लेकिन दोपहर में उन्होंने कनाडा के सांसद जगमीत सिंह के एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा, ये आतंकवादी पॉर्न स्टार रिहाना का दोस्त है। इस पर आतंकवादी गतिविधियों को फंड करने का आरोप है। इसके दिमाग में एक खालिस्तान भी है। एक पॉर्न स्टार इसको फॉलो करती है और यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जगमीत सिंह के बारे में फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करके लिखा है, रिहाना इनकी बड़ी फॉलोवर है। दरअसल जगमीत सिंह ने 3 दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े होने की अपील की। तो क्या रिहाना जैसी हस्तियों के किसान आंदोलन के समर्थन में उतरने के पीछे जगमीत सिंह जैसे नेताओं का हाथ है? जगमीत के खालिस्तान समर्थक होने के आरोप पहले से लगने लगे हैं। तो क्या एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है इन हस्तियों का समर्थन देना? तो इसीलिए आज होंकार में मैं इस पर डिबेट करूंगी और सवाल पूछूंगी कि देश को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है, देशी है ये या विदेशी है ये? मुद्दा जब है देसी तो कहां से आ गए विदेशी? क्या जरूरत है इनकी? आंदोलन के नाम पर सरकार विरोध में देश का विरोध क्यों होना चाहिए और कब तक होना चाहिए? जब विदेशी सच्चाई से अनजान है, उनको किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर इधर उधर क्यों ज्ञान बांटे फिर रहे हैं? क्या विदेश में भारत की छवि धूमिल करने का कोई एजेंडा चल रहा है, कोई कोशिश हो रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए और जिस पर बहस करने के लिए जफर इस्लाम साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विवेक अग्निहोत्री अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, फिल्म निर्देशक है। अतुल अंजान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीपीआई के सचिव है। विवेक काटजू साहब जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व राजनयिक है। सबसे पहले अतुल जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। मैं इसे प्रोपेगेंडा कहूं ना कहूं तो और क्या कहूं? रिहाना को क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? इंटरनेट बैन को लेकर उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। कानून बिल का क भी नहीं पढ़ा होगा, सॉरी इंग्लिश में बोल देती हूं, बिल का बी भी नहीं पढ़ा होगा। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं रूबिका जी कि आपने इस विषय पर चर्चा कर डाली। मैं नहीं जानता कि किसने क्या कहा विदेश वाले के। ये अंतर्राष्ट्रीय युग है, ये इंटरनेट का युग है, ये व्हाट्सएप का युग है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। लोग एक एक बात की खबर रखते हैं
और खबर जानते हैं। ये 2.5 महीने से 2 महीने से 2.5 महीने से और जून से ये जो किसानों का देशव्यापी आंदोलन है, इसने दुनिया का अपनी निगाह अपनी तरफ खींची है। आप अभी कह रही हैं ना, तो बोलिए ना, यूनाइटेड नेशन के ने भी इस बात पर आज से 1 महीने पहले एक टिप्पणी की थी कि भारत के किसानों के सवालों को देखना चाहिए। क्या करेंगे? इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के चिथड़े उड़ा दिए जाएं? क्या करेंगे? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आप गांधी जी की बात कर रही हैं। अतुल कुमार अंजान ने जिस दिन 27 तारीख ने, रुकिए सुनिए, बोलने की क्षमता, जितना लंबा सवाल आपने किया है प्रोमो में। अतुल कुमार अंजान ने 27 जनवरी को 28 तारीख को जब गांधी जी की प्रतिमा अमेरिका में तोड़ी गई कैलिफोर्निया के अंदर, तो हमने उसका विरोध किया। गांधी जी की प्रतिमा सिर्फ कैलिफोर्निया में नहीं तोड़ी गई, विदेश विभाग के प्रवक्ता को जानना चाहिए कि हिंदुस्तान के वारंगल में भी गांधी जी की प्रतिमा 28 तारीख को तोड़ दी गई। उस पर कुछ नहीं बोल रहा देश का तमाम सरकार चलाने वाले लोग। यह राष्ट्रपिता का अपमान है, यह राष्ट्रपिता का अपमान है, और इसलिए इसको सहना चाहिए। और दुनिया में अगर बातचीत करने की बात है ना, अगर क्यों दूसरों को अवसर दे रहे हैं बोलने के लिए, क्यों नहीं बात करते? ये कटीले तार लोकतंत्र बात है। आज तक आजादी के बाद कभी कटीले तार नहीं लगे थे, ये सड़कों के ऊपर कीलें नहीं लगी थी, ये खाइयां नहीं खोदी गई थी। ये भारतीय लोकतंत्र का नया आयाम है, ये भारतीय लोकतंत्र की नई परिभाषा है। ये आजादी के 70 साल में हमने कभी नहीं देखा। मैं बोल रहा हूं, जवाब जफर इस्लाम देंगे। अतुल जी, अब आप मेरी बात सुनिए ना। आपने यूनाइटेड नेशन का जिक्र किया है, मैं IMF का जिक्र करूंगी। अतुल जी, मैं IMF का जिक्र करूंगी। मैं तो सर, मेरा शो है, मैं शो को क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे की वजह क्या है वो तो बताऊंगी ना सर। आपका शो है तो मैं भी आया हूँ। अतुल जी, मेहमान सर आंखों पर। ने भी भारत अतुल जी, इंटरनेशनल लेबर, आपका आना मेरे सर आंखों पर। अतिथि देवो भव। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। आपके दर्शकों को बता रहा हूँ मैं आपसे बात करके नहीं, दर्शकों को मैं कह रही हूँ आपको पूरा हक है बोलने का। अतुल जी, मैं कह रही हूँ आपको पूरा हक है, आपकी हर एक बात को मैं सर आंखों पर लूंगी। आप जो कहेंगे, नहीं, मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ाऊंगी अभी ये कहते हुए ये रेहाना कौन होती है, ये ग्रेटा थनबर्ग कौन होती है। अतुल अंजान हिंदुस्तान के शख्स है, वो कहे अपनी बात। आपको जो दिक्कत है, ये बैठे जफर इस्लाम, यहाँ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको जो दिक्कतें कही है, ये रेहाना कौन होती है, ये ग्रेटा थनबर्ग कौन होती है, और हम इसको सर आंखों पर उठाने वाले कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से क्यों नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए क्यों प्रचार करने जाते हैं और हमारा सर झुकवा कर वापस चले आते हैं? ट्रंप को हरवा के आते हैं, हमारा सर झुकता है। भारत में कभी किसी प्रधानमंत्री ने दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब साथ में आ रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेलकम किया। मैं जवाब देता हूँ। यूएस के नए प्रेसिडेंट का वेलकम किया। मैं जवाब कोई रूट के थोड़ी बैठ गए। किसान गए, जफर इस्लाम जवाब दीजिए। समर्थक अमेरिका की पार्लियामेंट में घुस गए। मैं जवाब देता हूँ। अतुल अंजान जी, अतुल अंजान जी, मोदी जी करने गए, अतुल अंजान जी जवाब देंगे। अतुल अंजान जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। अतुल अंजान जी इतना चीख रहे, जरा अपना इतिहास तो देख लीजिए। अपने इतिहास में क्या आपकी पार्टियां क्या कर चुकी हैं? चाइना के गोद में खेल के इस तरह की बातें जब करते हैं, और कई मुर्दानगी की बात कर रहे हैं। क्या बात अरे क्या आप दिखाएंगे? सुन लीजिए, रहे हो यार, तुम कहाँ के हो? पाकिस्तान की गोद में खेल रहे हो क्या? चाइना के गोद में चाइना को, अरे आप चाइना के गोद में बैठ के खेलते हैं। देश हमें सब मालूम है आपका, मत बोलिए। आजादी की लड़ाई में कभी नहीं गए। महात्मा गांधी की हत्या करने वाली जमात के मेंबर हैं। अच्छा, आपको पता है मौलाना आजाद की जिंदाबाद और महात्मा की हत्या करने वाले की जमात के मेंबर हैं आप। नहीं, जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं आप बंगाल में जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और गांधी की हत्या करते हैं। आप तो चाइना के गोद में बैठ के देश को कमजोर कर रहे, नहीं देश को क्या कमजोर बात करने का करोगे काम आप? करते हैं। अरे भाई साहब, बाहरी ताकतों के सपोर्ट में खड़े, चाइना के सपोर्ट में खड़े, पाकिस्तान के सपोर्ट में आप खड़े रहते हैं। अरे आपको देश के चाइना हम नहीं थे सपोर्ट में, हम चाइना के खिलाफ हैं। तुम चाइना हम सपोर्ट में हैं और तुम झूला झूला रहे हो।
तुम साबरमती में झूला झूला रहे हो। देश का प्रधानमंत्री साबरमती में झूला झूला रहा है। मोदी जी जिनपिंग को झूला झूला रहे हैं। चावललाई को जवाहरलाल नेहरू ने झूला नहीं झुलाया, हमने नहीं झुलाया। मोदी जी झूला झूला रहे थे, झूला झूला रहे थे। आप झूला झूला रहे थे ना। साबरमती में झूला क्यों मिला रहे थे चीनी राष्ट्रपति को? अरे देश तो बेच दिया आपने चीन के हाथ। चीन के हाथ देश बेच दिया। देश की आजादी बचाने की है। अरे देश की आजादी बचाने का सवाल है। स्वदेशी के नाम पर चीन के गुलाम हो गए। स्वदेशी के नाम पर चीन के गुलाम हो गए। चाइना के प्रीमियर के लिए चिंता करेंगे, लेकिन भाई ये बताओ गांधी की हत्या क्यों की? अजय बताइए गांधी की हत्या क्यों की? नहीं, गांधी की हत्या क्यों की आपने? ये आरएसएस ने गांधी की हत्या क्यों की? ये बताओ गांधी की हत्या क्यों की आपने? आपको प्रॉब्लम किस बात से? अतुल जी मुझे ये बताइए। अतुल जी मैंने शुरुआत किस बात से की? जफर इस्लाम साहब रुकिए, अतुल जी रुकिए, अतुल जी रुकिए, जफर इस्लाम साहब रुकिए। अरे आप नहीं ना अतुल अंजान साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ आपको दिक्कत किससे है? आपको दिक्कत किससे होनी चाहिए? वो जो हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है उससे दिक्कत होनी चाहिए कि आपको ये नाम मोदी से दिक्कत होनी चाहिए? आपको दिख रहा है आप बार बार इसी बात पे जा रहे हैं। झूला झुलाया मोदी ने, इसने मारा उसने मारा। मुझे बताइए आज का इशू क्या है? इशू ये है किसानों के लिए पास किए गए ये 3 बिल। आप यूएन का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको आईएमएफ का जिक्र करके बताना चाहती हूं। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो आईएमएफ की तरफ से हुई थी? मैं आपको उसका एक अंश पढ़ के सुनाती हूं। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संचार निदेशक है, नाम है गैरी राइस। वो ये कह रहे हैं कि नए उपाय जो सरकार इन तमाम कानूनों के द्वारा ला रही है उससे बिचौलियों की भूमिका जो है वो कम होगी। समझ रहे सर आप? और दक्षता बढ़ेगी। फिर वो ये लिख रहे हैं, और वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, हमारा मानना है कि खेत के बिल भारत में कृषि सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम को रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखते हैं। आईएमएफ बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। ये रेहाना कौन होती है बोलने वाली? एक पॉर्न स्टार, पूर्व पॉर्न स्टार, उसको क्या पता वो क्या बोलने लगेगी इस 3 कानून पर? एक बात, आप कौन पॉर्न स्टार है नहीं मालूम। आपको मालूम है इस अतुल कुमार अंजान ने एक पॉर्न स्टार के खिलाफ कितना बड़ा अभियान चलाया था देश में? और तब आप लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए थे। तब आप लोग खड़े हो गए थे। यही एबीपी मेरे खिलाफ खड़ा हुआ था जब मैंने देश के एक पॉर्न स्टार के खिलाफ मैं कहा कि उसका एडवर्टीजमेंट बंद होना चाहिए। गंदा अभियान आप खड़े थे क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट मिलता था। पॉर्न स्टार के बीच में अगर आपको सेलेक्ट करना होगा कि ये किसी विशेष चीज पर टिप्पणी करे तो आप किसे सेलेक्ट करेंगे? ये बताइए मुझे नहीं लेना देना पॉर्न स्टार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं ये बोल रही हूँ भारत 3 कृषि कानून पर। एक मिनट सुनिए रुबिका जी, सुनिए अतुल जी, भारत के खिलाफ कोई आदमी कोई गलत बात कहेगा मैं उसके खिलाफ वंडरफुल। तो फिर जाए ये लोग होते कौन है? लेकिन रुबिका जी, हाँ एक सेकंड रुकिए जफर इस्लाम साहब, आप नहीं बोल पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे। रुबिका जी, रोहन जी कुछ आप क्या भाषण दे रहे हैं? आप क्या भाषण देंगे? अतुल जी रुकिए। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रुबिका जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरे भाई अभी कहाँ आ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र? मुझे ये बताइए ना अतुल जी, आपकी नफरत के चक्कर में देश क्यों बदनाम हो? देश क्यों बदनाम हो? क्या दिक्कत हो रही है? आपको मोदी जी से नफरत है, रोहन गुप्ता देश से नफरत है। रुबिका जी, चाइना के गोद में खेल के जी बिल्कुल इनको चुप करवाइए, जफर साहब अतुल जी चुप करवाइए इनको, कम कर रही हूँ, एक सेकंड चुप करवाइए इनको एक बार। रुकिए जफर साहब, अतुल जी रुकिए। रोहन गुप्ता, रणदीप सुरजेवाला रेहाना के ट्वीट को कोट ट्वीट करके ये कहते हैं कि यहाँ पर तानाशाही चल रही है। आप लोग क्या चाहते हैं सर? आपको वोट चाहिए तो यहाँ पर काम कीजिए ना, कि बाहर घूम रहे हैं पॉप स्टार्स के आगे पीछे घूमने से क्या होगा? मुझे ये बताइए। रुबिका जी आप, मैं जवाब दूं आपको? अब बोलने दीजिए मुझे प्लीज। आपने बोल दिया आपकी बिगिनिंग में, अब हमको थोड़ा समय दीजिए। आप डिबेट पे बुलाती, आप ही बोलेंगे तो हम क्या करेंगे फिर? रुबिका जी बहुत, राहुल जी ने भी बताया कि हमारा आंतरिक मामला है और पहले ही, पर सुन लीजिए ना, आप सुनिए रुबिका जी, आप मौका दीजिए ना, बीच में बोलेंगी तो नहीं होगा ना। मैं बता रहा हूं, आप चुप रहिए एक बार, आप चुप रहिए। हाँ आपको भी मौका मिलेगा, चुप रहिए अभी एक बार, चुप रहिए। सुनिए
रूबिका जी आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे आंतरिक मामले में किसी के भी बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, पर मौका किसने दिया? मौका इस सरकार ने दिया। अरे बीच में मत बोलिए आप प्लीज, मैं कब से सुन रहा हूं। रूबिका जी इनको चुप करवाइए आप, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं फिर? जफर साहब क्यों इनको डर लग रहा है इतना सच से? सुनिए बात को, अरे मत करिए, शर्म आनी चाहिए। विवेक अग्निहोत्री, ये तरीका नहीं है आपका, ये तरीका नहीं है आपका। रोहन जी आप सुन अपनी लीजिए बात बात को। कीजिए ना, आधे से अरे चुप ज्यादा रहिए वक्त आप। तो अपना इसी में जाया कर इनको लेते हैं चुप कि आप ये करवाइए। कीजिए, आप ये मत कीजिए, आप अपनी बात शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए कि आज देश की जो सरकार है, 100 से ज्यादा किसान वहां पे मर गए, तब सरकार को शर्म नहीं आती है? जब यहाँ पे किसान 70 दिन से वहां पे, सुन लीजिए, 70 दिन से ज्यादा किसान बैठे हैं, तब सरकार को शर्म नहीं आती है? यहाँ पे किले और तार बिछे जाती है, तब सरकार को शर्म नहीं आती है? देखिए मुद्दा रूबिका जी क्या है यहाँ पे, आज किसी को मौका क्यों मिल रहा है? आज देश की जो सरकार है वो बहरी और गूंगी हो चुकी है। आज तिरंगे की बात कर रहे हैं, 52 साल तक जिन्होंने तिरंगा अपने मुख्यालय पे नहीं धरा, आज हमको एडवाइस दे रहे हैं तिरंगे की। महात्मा गांधी की बात करें, उनके जन्मदिन पे गोडसे को हार पहनाने वाले आज हमको सलाह दे रहे राष्ट्रवाद की। लहू हमारे नेताओं ने बहाया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने देश के गद्दारों के साथ में मिलकर आजादी के पहले सरकार बनाई। आज राष्ट्रवाद की आड़ में अपनी विफलता नहीं छिपा सकते हैं। जिस देश में हमारा किसान इतने दिन तक रोड पे बैठा है, वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए किसानों को, आंसू है। कब तक उसके ऊपर आप राज करने की कोशिश करेंगे? मुझे आज की बात बताइए ना, आज की बात बताइए। स्ट्राइक होती है तो आपको शक होता है, किसी तरह का कोई सरकार कदम उठाती है तो आपको शक होता है, आप बाकी सारे एजेंडों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान की सरकार पर, उसकी नीति पर यकीन नहीं कर पाते हैं। अरे राजनीति अपनी तरफ होती है, एक लॉयल्टी भी तो होती है हिंदुस्तान की तरफ, उस पर क्यों चुप हो जाते हैं? हिंदुस्तान में किसान आंदोलन चल रहा है, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है अब तक। सरकार और किसान के बीच का मसला, रेहाना काहे कूद गई, ग्रेटा थर्नबर्ग क्यों कूद गई, क्यों इन लोगों को अचानक याद आया कि ट्वीट करना पड़ेगा? और इनको पता भी है कानून के बारे में। इनसे पूछ लीजिए कि पंजाब कहाँ है हिंदुस्तान में, बता दीजिए, इनमें से कोई एक उंगली नहीं रख पाएगा। विवेक काटजू, इसीलिए मेरा सवाल है, और विवेक अग्निहोत्री भी हमारे साथ बने हुए हैं। काटजू जी मैं आऊँ आपके पास, उससे पहले विवेक अग्निहोत्री, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों हो रहा है दीवाना? अब्दुल्ला नहीं, यहाँ तो रेहाना है। रूबिका जी आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। इनमें से किसी से भी, और किसी से भी तो छोड़िए, अगर आप जो वहाँ फार्मर प्रोटेस्ट में लोग बैठे हैं उनसे भी अगर पूछें कि आपका एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो जिस तरह से आपने स्वरा भास्कर जी का इंटरव्यू किया था, उसी तरह से आप इनका भी इंटरव्यू करके देखिए एक बार, तो आपको पता चलेगा कि शाख पे स्वरा भास्कर बैठी हुई है। रियाना वगैरह जो है, ये लोग एक भी ट्वीट या एक भी इंस्टाग्राम पोस्ट बिना पैसे के करती नहीं है। ये आप देखिए, इंटरनेशनल 50-60 लोगों ने एक वक्त में एक साथ एक ही तरह के ट्वीट्स किए। इसका मतलब ये पूरी एक मार्केटिंग और पीआर कंपनी के तहत हुआ है, जैसा कि अक्सर होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल नेक्सस है। अभी चंद दिनों पहले आप देखिए, रियाना ने फॉलो करना शुरू किया जगमीत सिंह जी को, और उन्होंने बोला मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इसी तरह से भारत के एक बहुत बड़े पंजाबी के सिंगर हैं, उन्होंने आज एक गाना रिलीज किया जो रियाना के साथ, रियाना के ऊपर। ये सारा कई दिनों से कैंपेन चल रही थी। जो खालिस्तान एडेड ग्रुप्स हैं, इन्होंने महात्मा गांधी की स्टैचू तोड़ी है, इन लोगों ने ये पूरी न्यूयॉर्क में रैली निकाली है खालिस्तान के सपोर्ट में, हजारों गाड़ियां लेके, ये सब लोग उसको फंड कर रहे हैं। और ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जितने लोगों ने ट्वीट किया है, इनको शायद पता भी नहीं होगा इन्हें ट्वीट किया है, जब तक इन्हें ट्रोल करना शुरू नहीं किया गया। ये इनकी मार्केटिंग कंपनी ने किया है। किस तरह से बॉलीवुड की हीरोइंस जेएनयू में पैसे लेके खड़ी हो सकती हैं, या ये में शाहीन बाग में खड़ी हो सकती हैं। और जब तक आप, रूबिका जी, आपने इंटरव्यू नहीं किया था, तब तक इनका पर्दाफाश भी नहीं हुआ था। इनको एबीसीडी भी नहीं पता था सीए का, और ये लोग चिल्ला रहे थे। जवाब दीजिए, आप जवाब देना चाहते हैं विवेक अग्निहोत्री को, तो बताइए। फिल्मों नहीं, वो ये बता रहे हैं, वो तो क्लियरली कड़ियां जोड़ रहे हैं कि कैसे पहले जो है फॉलो बैक होता है, उसके बाद एक यहाँ का पॉप सिंगर है इंडियन, जो एक अपना एल्बम रिलीज करता है जिसमें रेहाना है। आप कड़ियां जोड़िए ना सर,
बिल्कुल सब चीजें समझ में आ जाएंगी। और इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, किसी को क्या समझ में क्या आता है रेहाना को हिंदुस्तान के बारे में? देसी प्रोपेगेंडा है या विदेशी चला रहे हैं? और मुद्दा जब देसी है तो फिर ये विदेशी कहाँ से आ गए? और हम क्यों इतना खुश हो जाते हैं कि कोई विदेशी बगैर किसी ज्ञान के एक ट्वीट कर दे और हम बिल्कुल ऐसे कूद पड़ते हैं कि देखिए बिल्कुल सही कह रही हैं आपके ही आने की देरी थी, हमारा तो हिंदुस्तान लुट रहा है। विवेक काटजू जी, आप तो राजनीति को भी समझते हैं और राजनयिक पहलुओं को भी समझते हैं। जब ये एक साथ, ये कैसा कोइंसिडेंस है? जैसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ हो, ये ग्रेटा थनबर्ग का और रेहाना का और बाकी सबका, और उसके बाद एक ट्वीट लिखा और उसके बाद सबने उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। व्हाट अ कोइंसिडेंस। विवेक काटजू जी। देखिए रूबिका जी, इसका बैकग्राउंड कोई भी हो, साजिश हो, जो भी हो, इस जो आज के दिन हुआ है उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन हस्तियों के और इनको तर्क से, सत्य से कोई मतलब नहीं। एक विचार आ गया मन में और इन्होंने ट्वीट किया, लेकिन इनके फॉलोअर्स बेशुमार हैं और इसका कुछ न कुछ असर हमारे देश की छवि पर पड़े। मैं आज जितने भी अपने राजनेताओं का जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपनी पार्टियों के, उनके बयान सुन रहा था और मुझे अगर इजाजत दें वो, तो मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि आज के दिन हमारे देश के सामने जो संकट खड़े हैं, जो सामरिक संकट खड़े हैं, जो देश घिरा हुआ है, उससे ये आवश्यक है कि हमारा राजनीतिक वर्ग एक हो। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व किया है राजनयिक की हैसियत से, और बड़े गर्व के साथ मैंने हमेशा दुनिया में ये कहा कि हमारा राजनीतिक वर्ग देशभक्त है, जो कि है, और जब भी देश के सामने चुनौती आती है तो वो एक हो जाते हैं। सब मतभेद भुला के अपनी विचारधाराओं को दूर रख के देश हित के बारे में सोचते हैं। आज मेरी सबसे यही अपील, मैं तो अब राजनीति से तो दूर हमेशा रहा हूं, अब रिटायर हो, बहुत बूढ़ा हो चला हूं। आज अपील कर रहा हूं आप सबसे, बड़ी विनती के साथ अपील कर रहा हूं कि ये सब भुलाइए, इन मसलों का समाधान करिए, देश के बारे में सोचिए, अपनी पार्टी के बारे में नहीं, देश के बारे में सोचिए। मैं सत्ता पक्ष से भी यही अपील कर रहा हूं और जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उनसे भी बड़ी विनम्रता से अपील कर रहा हूं कि मिल बैठिए, एक साथ बैठिए और इन सब का समाधान करिए, क्योंकि एक तरफ चीन खड़ा है, पाकिस्तान इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हमने जब इन चीज अपनी सामरिक चुनौतियों को नजरअंदाज किया, देश ने बहुत कायदे से सबने सुना और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं दिल तक पहुंचा होगा। और फिर मैं आखिरी चीज यही कहूंगा, आप सबसे मेरी अपील है, बड़ी विनम्रता से अपील है कि प्लीज ये सब भूल के दूसरों का मुंह खोलने का मौका मत दें, करिए। रोहन जी, Why aren't we talking about this? रेहाना लिखती है, बिल्कुल, और उसके बाद रणदीप सुरजेवाला लिखते हैं, because autocracy has trumped democracy. रणदीप सुरजेवाला जी। रूबिका जी, देखिए, मैंने मेरी बात की जब शुरुआत की, मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमारा आंतरिक मामला है और मौका लोगों को कब मिलता है, जब सरकार बिल्कुल ही असंवेदनशील हो जाए। किसान 70 दिन से वहां पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है, उसको आतंकवादी कहा जाता है, दीप जेल के बाहर घूम रहा है। देखिए रूबिका जी, ये तरीका नहीं है आपका, आप मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। आप क्या कंप्लीट करने दो? मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए ना। बोलिए ना, मैं बीच में आपको याद दिला रही हूँ। मुझे पता है कि आंदोलन चल रहा है, पेशेंट मत होइए आप। नहीं, मुझे पता है, जवाब हो जाएगा। आप जो बात बार रट रहे हैं और रट कर बोल रहे हैं, मुझे ये बात पता है। मुझे बस ये बताइए कि रेहाना को कोर्ट करने का क्या मतलब था, बताइए ना मुझे। बिल्कुल, देखिए मैं जवाब दे रहा हूं आपको, सुन लीजिए।
जिस प्रकार से राहुल जी ने भी अभी कहा, हमारा आंतरिक मामला है, बाहर के लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं हमारे देश से। मौका कब मिल रहा है? जब सरकार चुप बैठी है। अरे आप कीले और तारे बिछाएंगे और आप कहेंगे कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं। जो आदमी जिम्मेदार है, दीप, वो बाहर घूम रहा है और मनदीप को आप पकड़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं। आप सवाल नहीं पूछेंगे रूबिका जी? मैं आपके साथ खड़ा हूं, किसी को अधिकार नहीं है हमारी आंतरिक मुद्दे पे बात करें, पर सामने आप सवाल सरकार को पूछिए कि कब वो किसानों की सुनेंगे, कब किसानों की आंसुओं के जवाब आंसू कैसे देते रहेंगे, कब जिम्मेदार लोगों को पकड़ेंगे और इस आंदोलन के तीनों कानून, काले कानून पीछे काट के, चुप रहिए, तीनों काले कानून वापस लेके देश को एक सरकार को मिसाल कायम करनी चाहिए कि हम लोग अहंकारी नहीं है, हम देश के साथ करें और किसी को भी मौका नहीं मिलना चाहिए। बीच में मत रहिए आप, मौका नहीं मिलना चाहिए, मौका नहीं मिलना चाहिए देश के बाहर के लोगों को कि देश की छवि को धूमिल के। जिम्मेदारी सरकार की है कि 70 दिन से सरकार चुप बैठी है, 100 से ज्यादा किसानों ने और ज्यादा वक्त चाहिए ये सरकार चुप रही, किसानों को इसी चीज को रिपीट करने के लिए थोड़ा और वक्त दूं या अब मैं आपसे सवाल पूछूं? बिल्कुल चाहिए। आपने पूछ लिया, अब ये सवाल मैं जफर इस्लाम से पूछूं? मैं ये सवाल जफर इस्लाम से पूछूं? रोहन जी, आपको लगता है कि कोई एक भी सवाल मैं नहीं पूछूंगी? आप न सिर्फ यहाँ पर प्रवक्ता के तौर पर आए हैं, आप पर्सनली मेरे अजीज मित्रों में से एक हैं, तो आपको ये लगता है कि मैं ये सवाल नहीं पूछूंगी? क्या किसान हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? तो बस बात खत्म। अब मुझे अपने सवाल का जवाब दे दीजिए। जब आपको तो ये रिहाना को आपको कोर्ट ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? ये क्यों हमारे अंगने में आ गई? इनकी क्या जरूरत मैडम की? इनको जो करना है वहां करें ना। रणदीप सुरजेवाला जी का है, इसके रीट्वीट कर रहे हैं, कोर्ट ट्वीट कर रहे हैं। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, रेहाना जी हमारे अंगने में मोदी जी लेके आए थे 2010 में, उसके 2010 में गाना गवा के, हम नहीं लाए रेहाना को। और बात है ट्वीट की बात है। देखिए रूबिका जी, मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आप छवि की बात करिए, देश की छवि बचाने की जिम्मेदारी देश की सरकार की है। अब किसान जब बेचारा प्रताड़ित होता है, जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो फिर मैं माइक राइस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताऊं, रणदीप सुरजेवाला ने उसे क्यों नहीं कोर्ट ट्वीट किया, जिसमें माइक राइस कह रहे हैं आईएमएफ के कम्युनिकेशन हेड जब ये कह रहे हैं कि ये 3 कानून काम आएंगे, हिंदुस्तान में एक अलग लेवल पर किसानों को लेकर जाएंगे, क्यों कोर्ट ट्वीट नहीं कर रहे रणदीप सुरजेवाला आईएमएफ को? बताइए ना। रेहाना तो उनको अपने टाइमलाइन पर दिख गई, आईएमएफ उनको अपने टाइमलाइन पर क्यों नहीं दिखे? रोहन जी, मुझे ये बताइए। और मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या उनको, मुझे मत पूछिए, मुझे ये बताइए, आप रेहाना को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं या आईएमएफ को महत्वपूर्ण मानते हैं? आप वर्ल्ड बैंक को महत्वपूर्ण मानते हैं या मियां खलीफा को महत्वपूर्ण मानते हैं? मुझे ये बताइए। सेम मान रहा हूं, दोनों को सेम मान रहे हैं? मैं दोनों को आईएमएफ मियां खलीफा दोनों सेम है। कर्ज देना है मोदी सरकार को, मैं दोनों को सेम मान रहा हूं। मैं दोनों, मेरे लिए दोनों सेम है। देश के बाहर मियां खलीफा सेम है क्योंकि मैं आईएमएफ के साथ सुनूंगा, देश के किसानों की बात सुनूंगा। मियां खलीफा देश की नागरिक है। जो भी अंतरराष्ट्रीय लोग हैं जिनको देश का नॉलेज नहीं है, 4 लोग, जो लोग भी देश के बाहर के लोग हैं, तो फिर कहिए कि रणदीप सुरजेवाला ने गलत कोर्ट ट्वीट किया, आप मानता रखिए। तो फिर कहिए इस बात को कि रणदीप सुरजेवाला को रेहाना को कोर्ट ट्वीट नहीं करना था। अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल, नो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अभी तो आप कह रहे हैं कि बाहर का आदमी अंदर क्यों आ रहा है? मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। बिल्कुल मौका नहीं है, बिल्कुल नहीं। मौका किसने दिया? सरकार ने दिया। ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि बाहर के लोग आके हमारी, आप तो सरकार को कुछ मानते ही नहीं है, तो फिर रेहाना को काहे मान रहे हैं आप? ये बताइए मुझे। मौका दिया, अरे सरकार ने मौका दिया तो आपने वो मौका ले लिया, मौके पर चौका खेला आपने और देश की इमेज जाए। मौका तो ले, मौका ऐसा है रूबिका जी, अगर आप ट्विटर आप खोलेंगे, जिस प्रकार से आज तस्वीरें आ रही है किलो की और तारों की, ये देश ने कभी नहीं देखा। जफर इस्लाम, ये क्या हो रहा है? आज एक कॉल की बात कर रही है आप, एक फोन कॉल की बात कर रही है। अब इनको चुप कराइए, कम से कम चुप कराइए इनको। अभी चुप रहिए आप। मोदी जी फोन कर रही है, आपने बोल लिया। की बात मैं नहीं कह रोहन जी, रही, आपने आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। ये धमकाई इधर आप, अरे आप चुप रहिए, आपने बोल दिया। आप चुप रहिए, संयम रखिए अपने। आप चुप रहिए, जरा क्या बोला आपने? अरे चुप, आपने बोल दिया भैया। आपने बोल लिया। आप जरा कुछ कृषि के बारे में न रिहाना को मालूम है, कुछ कृषि के बारे में पूछिए दोनों को। ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। न राहुल को मालूम, न रिहाना को मालूम,
मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। राहुल एंड रिहाना ट्वीटिंग। बंधुगण, ये राहुल गांधी जो रह रहे के विदेश जाते हैं, आज मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ बताता हूं, और ये खुलासा भी होगा, ये यूं ही विदेश नहीं जाते हैं। वहां वो षड्यंत्र करते हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ मीटिंग करके ये प्रपंच रचते हैं हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए और हिंदुस्तान को विवादों में धकेलने के लिए। चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो मियां खलीफा हो, ये सारे जो जिन लोगों ने ट्वीट किया हुआ है, ये सारे लोगों से किस प्रकार मिलना, प्रपंच करना, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये राहुल गांधी का बिल्कुल पहला काम है, और यही राहुल गांधी करते हैं विदेश में जाकर। संबित पात्रा बड़ा आरोप लगा रहे राहुल गांधी पर। हमारे साथ यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब भी बने हुए और बाकी तमाम मेहमान भी बने हुए हैं। हाँ भाई जफर इस्लाम साहब, आपके पास क्या प्रूफ है कि राहुल गांधी ये सब करवा रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा आप कर रहे हैं, क्या प्रूफ है? कोई टिकट है, कोई वीडियो आपके पास है, किसी तरह की कोई जानकारी है कि राहुल गांधी गए और रिहाना से मुलाकात की और उसके बाद कहा बहन रिहाना जरा ट्वीट कर दो फेवर में? कहाँ है आपके पास प्रूफ? देखिए रुबैका जी, मैं 2-3 बातें कहूंगा। अभी कज्जू सी को सुन रहा था मैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, उनको बहुत ज्यादा समझदारी है, सीनियर भी हैं, उन्होंने बात बहुत अच्छी कही, देश हित में बात कही। सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो बैठे हैं, जफर साहब मेरे सवाल को इधर उधर मत कीजिए। मैं देश पे कोई ऐसी नहीं, जो बात कह रहे थे हम सब अग्री करते हैं। आपको अभी मुझे ये बताइए, जो बात संबित पात्रा कह रहे हैं, पहले आप उस पर आइए। नहीं, पहले आप उस पर आइए। बोल देते हैं हिंदुस्तान की बात मैं कर लूंगी। पहले ये बताइए, राहुल गांधी जाकर मुलाकात करके आए रिहाना से, उसका प्रूफ क्या है बीजेपी के पास? सुन लीजिए ना, देखिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से कज्जू जी ने कहा कि एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान बॉर्डर पे, अरे संबित पात्रा की बात कीजिए ना, पहले संबित पात्रा जी की बात कीजिए, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कीजिए आप। सुन लीजिए रुबैका जी, देखिए जितने भी उनके ट्वीट देखिए राहुल गांधी के, उस सब ट्वीट इसी बात को दर्शाता है। और खास के मैं बोलना चाहता हूं, देखिए पाकिस्तानी सिंपैथाइजर यहां बैठे हुए हैं, इस डिबेट को देख लीजिए, एक क्लासिक एग्जांपल है। कांग्रेस के जो पाकिस्तानी सिंपैथाइजर बैठे हैं, जिनके राहुल गांधी को इस्तेमाल करते हैं। अरे आप वो पाकिस्तानी, आप वो गद्दार देश के, और चाइना के सिंपैथाइजर लेनिन और स्टालिन के सिंपैथाइजर यहाँ बैठे हुए हैं, जो चाइना के गोद में खेलते हैं। दोनों हम कैसे यहाँ लड़ रहे हैं आप देखिए। उसी तरह से हमारे देश में, हमारे देश की सरकार को ऐसे लोगों से अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ हमको लड़ना पड़ रहा है। ये देश के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, ये लोग बाहर के लोगों के साथ हाथ मिला के देश को कमजोर करना चाहते हैं। आप देख लीजिए, इसके साथ गद्दारी कर रहे हो, तुम्हारे पास अरे गद्दार तो तुम लोग गद्दार हो। इटली का खून आप लोगों भर गया है, इटली का खून भर गया है, इसलिए कि देश से गद्दारी करी रहे हो। किसानों की बात कर नहीं सकते। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के तलवे चाटते रहोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे। देश को कुछ भी, देश के साथ कितना भी खिलवाड़ करोगे, तुम जैसे कांग्रेसियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सुन लो, अंग्रेजों हम लोग अब सच में विवेक काजू जो बात कह रहे थे वो मुझे लानी पड़ी। अरे हिंदुस्तान के लिए एक हो जाइए ना, जब चुनाव हो तब आप अलग हो जाइएगा, पर बात अभी हिंदुस्तान की चुनाव की थोड़ी ही है। अतुल जी, एक सवाल है और बहुत संजीदगी से मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दें। लोकतंत्र में क्या महापंचायतें कानून बनाएंगी या कानून को गिराएंगी? इतना मादा नहीं होना चाहिए ना। मान लीजिए संसद में कानून बन गया है तो संविधान और संविधान के तहत बने उस कानून का रिस्पेक्ट तो होना ही चाहिए। फिर कल को किसी भी कानून पर पूरा देश किसी भी तरीके से बाहर निकल जाएगा। रुबिका जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है और यही सवाल मैं पलटकर आपके पास जाना चाहता हूं कि यही लोग जो आज दिल्ली में सत्ता में बैठे हैं, इन लोगों ने ही तो संसद के कानून को पलटा था 1977 में, ये कह करके कि ये गैर कानूनी है, और सरकार पलट दी थी। इंदिरा गांधी की सरकार पलट गई थी। संसद के अंदर हर चीज जो पारित हो जाए वो एकदम अति उत्तम है, ये नहीं है। जनता को भी उस पर राय देने का अधिकार है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जितनी चर्चा आप कर रही हैं, कृपया मैं आपसे, आपके माध्यम से, बड़ी आपकी मैं इज्जत करता हूँ, आप एक बहुत महत्वपूर्ण
एंकर हैं और बहुत ही गंभीर विषयों को और विस्तृत ज्ञान के साथ बोलती हैं। मैं काटजू जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इनको 8-10 साल से सुन रहा हूँ, ये जिसकी सरकार होती है वैसी ही बात करते हैं, मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन रूबिका जी ये बताइए, कभी आज़ादी की 70 साल में 163 लोग मर गए। एक चिट्ठी लिख दी होती प्रधानमंत्री ने उस नवनीत लाल के सिंह के घर पर, जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी, 29 जनवरी को उसके घर पर उसकी शादी की पार्टी होने वाली थी, वो दिल्ली में मारा गया आईटीओ के पास। एक चिट्ठी उसकी पत्नी को लिख देते तो मैं समझता कि आपने अपने मन की बात कही है। नहीं, इल्जाम गलत नहीं है मेरा। अरे काटजोर जी ठीक है, मैं वापस लेता हूँ, वापस ले रहा हूँ, मुझे कहने दीजिए, गंभीर बात कह रहा हूँ, उसके बाद करूँगा। मैं आपका मैं बहुत मैं आपको देख रहा हूं यूपीए के काल से, मैं देख रहा हूं। मौका बोलिएगा, मैं तब भी आपसे बहस करता था। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, रूबिका जी, मैं आपसे कह रहा हूं, क्या यकीन, अरे हाँ बोलिए, आप इनको दीजिएगा मौका, इनको आपको मौका दो। ये क्यों गाड़े हैं? ये तो आज तक कभी नहीं हुआ। एक चिट्ठी लिख देती। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, आज फिर आपके इस शो से ऐलान कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी आप बुला लीजिए। इल्जाम क्या लगाएंगे? प्रधानमंत्री जी आप बुला लीजिए किसानों से, हम बात करेंगे आपसे। कानून वापस लीजिए, ये एमएसपी दे दीजिए, बाकी बातों पर हम बात करेंगे, और नहीं तो हम घेरेंगे, पार्लियामेंट भी घेरेंगे। ये आंदोलन अतुल जी, इसको उकसाना कहते हैं, 20 लाख ये इसे उकसाना कहते हैं। काटजू साहब आप जवाब दीजिए। मैं चाहती हूँ पहले आप इस इल्जाम का जवाब दें और उसके बाद मैं अतुल साहब के सवाल का जवाब दूंगी। काटजू साहब, मैंने क्या ये कहा कि सत्ता पक्ष, मैंने क्या ये कहा कि सत्ता पक्ष सही है? मैंने ये कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ आना चाहिए। क्या ये गलत मैंने कहा? क्या ये मैंने कहा कि सत्ता पक्ष सही है या विपक्ष सही है? मैंने ये कहा कि सामरिक चुनौतियां हैं, सबको साथ मिलकर इस पर बहस कर कंसेंसस बनाना चाहिए। चुनाव प्रचार को सही बताया आपने। अतुल जी, प्रॉब्लम बार-बार यही हो जाती है ना, आप घूम फिर कर आ जाते हैं मोदी पर। मोदी से नफरत के माने ये थोड़ी है कि आप हिंदुस्तान के अगेंस्ट खड़े लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे। आपको उनसे करना है, 1-on-1 तो उनसे कीजिए ना, पर हिंदुस्तान के उसके ऊपर नहीं ना, कि नुकसान हिंदुस्तान को हो, ये चिंता में डालता है अतुल जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।